हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर। इस कहानी के मुख्य पात्र जुम्मन शेख, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की खाला हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और जब अलगू कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते। उनमें न खाना पाना का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए विश्राम न लेता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती है, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्या उपार्जन के लिए मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण होता था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मतलब कि मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। मिल्कियत मतलब जमीन। जब तक यह दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया था। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए थे। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई थी, पर रजिस्ट्री की मोहरों ने इन खातिरदारियों पर मानो मोहर लगा दी हो। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देती थी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपये इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा भी चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े समझा है कि तुम मौत से लड़ के आई हो? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देख मन ही मन हंसता है, वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह दिन रात की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे ही नहीं।
इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, इसका निर्णय करना जरूरी था। बिरना ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ कहकर टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती बुढ़िया की। अब तुम्हें क्या चाहिए बुढ़िया? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वाद का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल और इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आए। ऐसे न्याय प्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, जो जुम्मन का मित्र था। लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या करेगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। खाला बोली, अपनी विपद तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू बोला, यूँ आने को आऊँगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला बोली, क्यों बेटा? अलगू बोला, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होता, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का भी प्रबंध किया था। हाँ, स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे, और जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता है या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते तो कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव में कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जिंदगी भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो कर काटा, पर अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। मैं बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग ही राह निकाल दो, उसी राह पर चलूँगी। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुँह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनसे जुम्मन की कुछ अनबन थी, उन्होंने जुम्मन मियाँ से कहा, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना होगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण से जुम्मन का बैर था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बद दे, मुझे कोई उज्र नहीं।
खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के अपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को पंच बदती हूँ। खाला ने कहा। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को पीछे छुपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए तो जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे और बोले, खाला तुम तो जानती हो मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी अब सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन ही मन कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तो तुमने हमारी मदद की और हम भी जो बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से कुछ अर्ज करनी है तो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव वह शांतचित्त होकर बोले, पंचो 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दिए और मैंने भी उन्हें ताउम्र रोटी कपड़ा देने का वादा किया था। खुदा गवाह है, मैंने आज तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा सा अनबन होती रहती है, उनमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावे हिब्बेनामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं। नहीं तो भूल कर भी मैं इस झमेले में न पड़ता। मुझे बस यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र, जिसे जुम्मन से अनबन थी, इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया कि उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाना चाहिए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय की हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। ऐसे ही अवसरों पर सच्चे झूठे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे कि इसका नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब तक की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे एक साथ बातें करते दिखाई नहीं देते।
इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। इस कहानी का शेष भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।